गुड मॉर्निंग। स्वागत आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, शब्द विचार। हमारा वर्ण विचार जो पूरा हो चुका है, क्या हो चुका है? वर्ण विचार पूर्ण हो चुका है। अब वर्ण विचार पूरा होने के बाद हम आज पढ़ना शुरू करते हैं व्याकरण का अंग जो था शब्द विचार। शब्द विचार से पहले मैं थोड़ी चर्चा कर लेता हूँ कि शब्द विचार है क्या। देखिएगा, हमने पढ़ा था व्याकरण को। हमने किसे पढ़ा था? व्याकरण को पढ़ा था। किसे पढ़ा था? व्याकरण को। और व्याकरण पढ़ते हुए हमने देखा था कि व्याकरण के 3 अंग थे। पहला तो था वर्ण, मुख्य 3 अंग थे, और चौथा भी एक अंग हमने पढ़ा था कि पहला वर्ण था, दूसरा शब्द था, फिर एक पद था, और फिर हमारा वाक्य था। ये 4 अंग माने गए थे, जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार और पद विचार और साथ में वाक्य विचार, ये 4 अंग थे। उसमें से हमने वर्ण विचार को पूर्ण पढ़ लिया। और मैंने ये भी कहा था कि आप इन सब को अच्छे तरीके से समझिएगा, वरना एक भी अगर में से कोई सा भी अंग आपको समझ में नहीं आया तो आप सही तरीके से व्याकरण को नहीं समझ पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का शब्द विचार। तो शब्द विचार, जैसे हमें पता चला कि शब्द एक व्याकरण का अंग है। किसका अंग है? व्याकरण का अंग है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि ये व्याकरण का अंग है। लेकिन फिर शब्द आया कहाँ से? ये कहाँ से आया शब्द, और फिर शब्द है क्या? तो बता देता हूं। जो हमारा पहला अंग था वर्ण, क्या है? वर्ण। पहला अंग जो था वर्ण। अब इसी के संयोग से क्या बनता है? शब्द बनता है। अब वो चाहे एक हो, ये अंग जो है चाहे एक हो या एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, जब ये चीजें, ये अंग जो वर्ण है, एक या एक से अधिक जब मिलकर एक ध्वनि समूह बना लेंगे, क्या बना लेंगे? ध्वनि समूह। अब वो ध्वनि समूह ही क्या होता है? आपका शब्द होता है। वो ध्वनि समूह ही क्या होता है? एक शब्द होता है। अब ना किससे, चाहे वर्ण हो, एक और एक से अधिक, एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, लेकिन वो ध्वनि समूह जो निर्माण करता है, वो ध्वनि समूह है। निर्माण करने के बाद जो चीज बनती है, वो ध्वनि समूह जो बनता है, वो क्या होता है? वर्ण होता है। लेकिन साथ में एक बात याद रखना जरूरी है कि ये जो ध्वनि बनी है, ये जो ध्वनि बनी है, वो क्या होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सार्थक। जब तक वो ध्वनि सार्थक नहीं है, तब तक वो क्या नहीं होगा? आपका शब्द नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक आपका वो ध्वनि समूह जो बना है वो सार्थक नहीं हो। तो क्लियर है? क्या है कि एक वर्ण होगा, क्या होगा? वर्ण एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं, और उनका एक क्या होगा? सार्थक समूह होगा। सार्थक समूह। सार्थक समूह, सार्थक समझ गए होंगे। सार्थक समूह होना चाहिए, वही शब्द क्या होगा? शब्द होगा। वही ध्वनि समूह क्या होगा? एक शब्द होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि वर्ण होगा, और वर्ण एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, और उनसे मेल से जो सार्थक ध्वनि समूह बनेगा वो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। अब एक नया शब्द है सार्थक। अब सार्थक है क्या चीज? आगे भी बताने वाला हूँ, एक भेद आने वाला शब्द का, और इसके साथ में ही बता देता हूँ। इसमें देखो 2 शब्द है, स प्लस में अर्थक। स का अर्थ होता है सहित। स का अर्थ क्या होता है? सहित या सही। स का अर्थ है सहित या सही होता है, और अर्थ का अर्थ देने वाला, मतलब सही अर्थ है देने वाला। जब तक वो हमें सही ध्वनि समूह है हम तक सही अर्थ नहीं पहुंचाएगा, सही अर्थ नहीं देगा, तब तक वो क्या नहीं होगा? शब्द नहीं होगा। क्या नहीं होगा? शब्द नहीं होगा। उसका सही अर्थ हमें प्रकट
होना चाहिए या समझ में आना चाहिए, तभी वो सार्थक शब्द ध्वनि समूह है, शब्द कहलाएगा, अन्यथा वो शब्द नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं एक वर्णीय करूं तो एक ने, जैसे मैंने कहा ने, तो ने का अर्थ हम क्या लेते हैं, नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, ने। तो ये तो एक वर्ण का ध्वनि समूह हो गया। और ये क्या है, दो वर्ण, दो से अधिक वर्ण या दो से अधिक वर्ण का समूह हो सकता है। जैसे मैं बात करूं सम्मान, सम्मान, तो ये क्या है, एक दो से अधिक भी है। ये क्या है, एक वर्णीय है, ये दो वर्णीय है, और ये क्या है, एक से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बना है। क्या बना है, शब्द बना है। तो एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है, ये बात याद रखना। एक से अधिक भी हो सकता है और एक भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए, तभी वो शब्द 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 होगा, अन्यथा वो शब्द नहीं होगा। तो देखिएगा इसकी डेफिनेशन कि एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह है शब्द कहलाती है। मतलब सार्थक, स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह होनी चाहिए, निरर्थक नहीं, उसका सही अर्थ हमें मिलना चाहिए। तभी तभी वो क्या होगा, शब्द होगा, अन्यथा वो शब्द नहीं होगा। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द ने, जिसका अर्थ हम नहीं लेते हैं, वह, ये भी तो क्या है, एक वर्ण ही है जिससे हमें यूज करना पड़ता है। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे कुत्ता है, शेर, कमल, नयन, प्रासाद, सर्वव्यापी, परमात्मा, ये क्या है, एक से अधिक वर्णीय है। ये तो क्या है, एक वर्णीय था, और ये क्या है, सारे एक से अधिक वर्णीय हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल से बने ध्वनि समूह है जो शब्द कहलाते हैं। क्या है, ध्वनि समूह है जो क्या कहलाते हैं, शब्द कहलाते हैं। अब बात आती है शब्द के भेद की, किसकी, भेद की। अब भेद मैंने जब भी पढ़ाया है तो बताया कि भेद किसी भी चीज़ का हम एक आधार पर नहीं कर सकते। जैसे मैं बात करूं किसी मकान की, कि किसी भी मकान की छत लगाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, एक से अधिक दीवारों की आवश्यकता होती है। एक से कम अगर दीवार है तो हम उसकी छत नहीं लगा सकते, उसके ऊपर छत या नहीं लगा सकते, उसे मकान का रूप नहीं दे सकते। उसके लिए हमें एक से ज़्यादा, मतलब कम से कम 4 दीवारों की आवश्यकता होती है, तभी वो क्या बनता है, एक मकान बनता है। तो उसी तरीके से शब्द भी क्या है, इन्हें हम आधार स्तंभ देने पड़ेंगे, तभी वो क्या होंगे, शब्द पूर्ण होंगे। तो देखिएगा कौन कौन से आधार है। तो देखिए शब्दों के हम कितने आधार मानते हैं। एक तो होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। दूसरा व्युत्पत्ति, या जिसे बोलते हैं रचना के आधार पर। तीसरा अर्थ के आधार पर, और चौथा पढ़ेंगे हमें प्रयोग के आधार पर। इन 4 आधारों पर शब्द सारे टिके होती हैं। अब देखिएगा उत्पत्ति क्या होता है, उत्पत्ति होता है जन्म। क्या होता है, उत्पत्ति होता है जन्म। अब शब्द का जन्म कहाँ से हुआ, जो हिंदी भाषा में शब्द जो आए हैं वो कहाँ से आए हैं, उनका जन्म किस तरीके से हुआ है, कौन सी भाषा में हुआ है, उस आधार पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, शब्द को पढ़ने वाले हैं। व्युत्पत्ति होता है रचना या निर्माण करना, निर्माण करना, रचना करना। जब हम शब्द की रचना करते हैं तो किस तरीके से हमने एक शब्द बनाया है, तो उस आधार पर भी हम देखेंगे कि शब्द हमने किस तरीके से उसका प्रयोग किया है, उसका निर्माण हमने किस तरीके से किया है, तो इस आधार पर भी पढ़ने वाले हैं। अब अगला अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वो होती हैं कि उसका सही में अर्थ क्या है, सही में अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, इस आधार पर हम पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर कि उसका अर्थ सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, तब वो क्या होंगे, पढ़ेंगे। अगला है प्रयोग। प्रयोग, यूज, प्रयोग मतलब यूज्ड। हम जो यूज करते हैं शब्द का, हम जो शब्द का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो कहाँ और किस रूप में करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ और किस रूप में।
कहाँ और किस रूप में उसका प्रयोग करते हैं, उस आधार पर भी हम शब्दों को पढ़ेंगे। तो अगर हम देखें तो उत्पत्ति के आधार पर मुख्यतः 4 और एक संकर को मिला लेते हैं तो 5 बन जाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर होते हैं 3, मुख्यतः 3 प्रकार की। अर्थ के आधार पर बात करें तो मुख्यतः होते हैं 2 प्रकार के, और प्रयोग के आधार पर बात करें तो भी क्या होती हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो हम शब्द पढ़ने वाले हैं 4, 3, लगभग हमें 11 प्रकार के शब्दों को पढ़ने को मिलेंगे, जिससे हमें पूरे शब्दों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। 11 और संकर समेत 12 प्रकार हमें इन शब्दों को पढ़ेंगे। या कहूँ जो हमने ये आधार देखे हैं, उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, ये जो शब्द देखे हैं, ये जो शब्द के आधार देखे हैं, इस आधार पर हमें इन शब्दों को पढ़ने वाले हैं। तो चलो हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं, अर्थ के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं और प्रयोग के आधार पर कौन कौन से प्रकार हैं, जिसे हमें देखेंगे। ये देखिएगा एक डेलीग्राम है, जिसे में देखना है कि शब्द कौन सा आधार पर किसे कौन कौन से शब्द हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है, क्या है, जो सबसे पहले लिखा हुआ वो है अर्थ के आधार पर। क्या है? अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर मैंने कहा था 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सार्थक होता है सही अर्थ और निरर्थक होता है गलत अर्थ, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन ये हमेशा दोनों आपस में एक साथ में प्रयोग होती हैं, तो इसका महत्व प्रयोग में बढ़ जाता है। और इसका महत्व बढ़ाने के लिए अब इसके कोई भेद नहीं होते, लेकिन सार्थक शब्द के भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम शब्द, और साथ में समानाभाषी शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द भी इसके अंदर सार्थक ध्वनि समूह के अंदर ही आते हैं। तो इसके आधार पर हमें ये 5 भेदों को पढ़ने वाले हैं सार्थक ध्वनि समूह में, और निरर्थक ध्वनि समूह को भी पढ़ने वाले हैं। तो ये तो पढ़ेंगे हम अर्थ के आधार पर। इसके बाद में देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति मैंने कहा था जन्म को बोलते हैं। अब जन्म जैसे मैंने बात करूं कि संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा ये, तो उस आधार पर हम देखें तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, ये 4 प्रकार मुख्यतः क्या है, उत्पत्ति जन्म के आधार पर शब्द माने जाते हैं। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत से सीधे आए हैं, तद्भव जो परिवर्तित हो चुके हैं, तद्भव जो परिवर्तित हो चुके हैं, देशज जो हमने देश में जन्म लिए हैं, और विदेशी जो विदेशी भाषाओं से शब्द आई हैं, वो होते हैं ये 4 प्रकार जन्म के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द पढ़ेंगे। अगला है रचना का आधार पर या कहूँ व्युत्पत्ति के आधार पर कि उन शब्दों का निर्माण किस तरीके से हुआ। तो उस आधार पर देखें तो हमने उसे 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है रूढ़ि शब्द, तीसरा है यौगिक शब्द, चौथा है योग रूढ़ि शब्द। यौगिक, रूढ़ि और योग रूढ़ि शब्द, इस तरीके से हमने इसे किया है 3 भागों में डिवाइड किया है। किसके आधार पर किया है? रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर, जिससे हमें पढ़ने वाले हैं। अगला है प्रयोग। प्रयोग मैंने कहा था यूज। क्या है? यूज जो हम करते हैं, प्रयोग जो हम करते हैं, उस आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है विकारी, एक तो वह क्या है विकारी, देखिएगा इस तरीके से डेलीग्राम बना दिया गया है, और दूसरा होता है अविकारी। विकारी वो होते हैं जिसमें विकार हो जाए। क्या होते हैं विकारी? विकारी वो होते हैं जिसमें विकार हो जाए। विकार मतलब रोग, और रोग वो होता है जिससे कारण परिवर्तन हो जाए, और अविकारी होता है जिसमें परिवर्तन ना हो। उस आधार पर भी हम पढ़ने वाले हैं। तो विकारी के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, एक सर्वनाम भी आता है इसके अंदर, सार्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये 4 प्रकार विकारी के आधार पर होते हैं, और 4 प्रकार ही अविकारी की होती हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्या है? ये 4 प्रकार के हैं विशेषण,
क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इस तरीके से ये शब्दों के भेद हम प्रयोग के आधार पर करते हैं। और अगर हम पूरे बात करें तो अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर, इस आधार पर हम शब्दों को बांटते हैं और उसके भेद करते हैं, जिसे हमें एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूं और साथ में आपके इसलिए 18 मई तक जवाब देने के लिए जो प्रश्न है वो मैं लेकर आया हूं। इसका जवाब आपको सिर्फ 18 मई तक देना है। कहां तक देना है? 18 मई तक। जिसका प्रश्न है कि निम्न में से रचना के आधार पर शब्द का सही भेद है। मतलब हमने जो पीछे रचना के आधार पर शब्द पढ़े थे उसमें से सही भेद छांटना है कि सही भेद कौन सा है, जैसे विकारी है या तत्सम है, यौगिक है या सार्थक है। मतलब रचना का अर्थ निर्माण करना, या मैंने कहा व्युत्पत्ति जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्युत्पत्ति। उस आधार पर हमें शब्दों के भेद बांटने हैं। विकारी होते हैं, तत्सम होते हैं, या यौगिक होते हैं, या सार्थक होते हैं। तो आप जो ये सवाल पूछा गया इसका जवाब 18 मई तक, कब तक? 18 मई तक आप इसका जवाब शाम 4 बजे तक भेज सकते हैं। जब 18 मई तक शाम 4 बजे तक भेजोगे तो आपकी जो 19 मई को वीडियो आएगी उसके अंदर आपका नाम लिया जाएगा या बताया जाएगा कि आपने सही जवाब दिया है। लेकिन इस एक बात और बोलता हूं कि अब इसके उत्तर के साथ साथ अपना नाम टाइप करना ना भूले, क्योंकि आपने नाम टाइप करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जीमेल आईडी किसी भी नाम से बन सकती है, तो वो नहीं बोली जाएगी, सिर्फ नाम बोला जाएगा। तो अपना नाम साथ में ज़रूर लिख देवें। और एक बात और बोल देता हूँ, टाइपिंग सिर्फ हिंदी में ही करें। किस में करें? हिंदी में, क्योंकि हिंदी की क्लास है, ये विशेष ध्यान रख लेना। हिंदी की क्लास है तो हिंदी से ही आप टाइपिंग करोगे। कोशिश करना, अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कोशिश आपको यही करनी है कि टाइपिंग भी आपकी क्या हो? हिंदी की हो। तो आपका ये आज का सवाल है जिसे आप कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं कल इसमें एक बार फिर से नए उत्साह है और नए जोश के साथ। थैंक यू, बाय बाय।